जय हिंद दोस्तों। कॉम्पिटेटिव क्लब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे हम लोग संविधान के परिचय के बारे में, राजनीति शास्त्र के परिचय के बारे में परिचय किए थे। इसके बाद हम लोग आज पॉलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले बार पॉलिटी में पढ़े थे कि संविधान संविधान का जन्म कहाँ हुआ था, संविधान के कितने प्रकार हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संविधान में कुल टोटल 8 प्रकार के होते हैं। संविधान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन 8वें प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें पहला क्या था? लिखित संविधान। वह संविधान जो लिखा हुआ हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। इसमें क्या है, इंग्लैंड को छोड़कर के सभी देश का संविधान लिखा हुआ माना गया है। अलिखित संविधान की हम बात करें तो वैसा देश का संविधान जिसे लिखा हुआ नहीं माना गया है उसे अलिखित संविधान कहा गया है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ इंग्लैंड आता है। और हम लोग बात करें, विश्व का एकमात्र ऐसा देश इंग्लैंड है जिसका संविधान नहीं लिखा हुआ है। इसके संविधान परंपरा पर आधारित है। तीसरा हम लोग पढ़े थे नम या लचीला। तो नम या लचीला वैसा संविधान जिसमें संशोधन करना आसान होता है उसे नम या लचीला कहते हैं। जैसे विश्व का सबसे लचीला संविधान इंग्लैंड का है। अनम एवं कठोर संविधान, वह संविधान जिसमें संशोधन करना काफी कठिन हो, वैसे संविधान को कठोर या अनम कहा जाता है। इसमें आपका अमेरिका आ जाता है। इसी प्रकार से हम लोग चर्चा आज करते हैं संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा की चर्चा कर लेते हैं। पीछे वाला में कुछ क्लास में जो एग्जाम अति हम लोग पढ़े थे उसमें से कुछ क्वेश्चन जैसे आपसे हम पूछ सकते हैं कि संविधान जो है इसका जन्म किस देश में हुआ, तो इसका उत्तर होगा संविधान का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था। मैग्ना कार्टा में 63 धाराएं थी। और उस ये चर्चा की जाए कि राजनीति शास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजनीति शास्त्र का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। राजनीति शास्त्र का जन्म जो हुआ था वो यूनान में हुआ था। राजनीति शास्त्र के जन्मदाता की हम चर्चा करें तो राजनीति शास्त्र के जन्मदाता थे या जन्मदाता माना जाता है तो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने 2 पुस्तकें लिखा था। अरस्तु की 2 पुस्तकें थी, द पॉलिटिक्स द एथिक्स, और नगर राज शब्द जो दिया था उसका नाम था मैकियावेली। आज हम लोग संविधान सभा की चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की हम बात करें तो संविधान सभा का गठन कब हुआ बाबू? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही कैबिनेट मिशन ने ही भारतीय राज्य एवं प्रशासन के बारे में संविधान सभा के गठन की बात की गई, कहा था। इस संविधान सभा का गठन जो हुआ 1946 ईस्वी में प्रस्ताव रखा गया कि 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन करना है, जिसमें संविधान की निर्माण करने की बात कही गई थी। इसमें आज हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा में कई बैठकें हुई, जिसमें मुख्य रूप से 3 बैठकों की चर्चा की गई है। ऐसे कुल टोटल 12 बैठकें हुई थी, जिसमें हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करें कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में स्थित काउंसिल ऑफ चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष की चर्चा की जाए तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अब बात की जाए कि जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ इसका विरोध किसी पार्टी ने किया था, तो हाँ, किसी पार्टी ने किया था। उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग पार्टी। मुस्लिम लीग पार्टी ने इसमें भाग नहीं लिया और संविधान सभा के बैठक का विरोध किया था।
संविधान सभा की दूसरी बैठक की बात करें तो 2 दिन के बाद हुआ था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें अस्थाई के जगह पर अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में H.C. मुखर्जी को बनाया गया था। और H.C. मुखर्जी एक और उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था V.T. कृष्णमाचारी। V.T. कृष्णमाचारी थे, V.T. कृष्णमाचारी थे एक और उपाध्यक्ष संविधान सभा के। कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा है कि संविधान सभा का जो तीसरा बैठक हुआ था वो कब हुआ था। तो संविधान सभा का तीसरा बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 2 दिन के बाद हुआ था। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश किया गया था, क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। हम बात करें कि इसका सचिव कौन था, संविधान सभा के सचिव की बात करें तो इस कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। तो HVR अयंगर था, HVR अयंगर था जो संविधान सभा के सचिव थे। अब चर्चा आती है कि संविधान सभा की जब बैठक हुई थी तो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का प्रथम जो विचार दिया था वो किस पार्टी ने दिया था। पार्टी की बात करेगा तो स्वराज पार्टी ने दिया था, संविधान सभा गठन करने की बात कही थी। कब कहा था? 1924 ईस्वी में कहा था। हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा देसी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था और मना कर दिया था संविधान सभा में भाग लेने से। तो हैदराबाद था। हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत था जो संविधान सभा में मिलने से इनकार कर दिया था। संविधान सभा में बोलने वाले कोई प्रथम व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और संविधान सभा के सदस्यों की हम बात करें तो इसमें एसटी शेड्यूल कास्ट की, एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसकी संख्या 33 थी, जबकि महिलाओं की संख्या की बात करें तो संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। अब हम बात करें आगे कि संविधान सभा में एसी के लिए कितने सीट था, तो एसी के लिए 26 सीट आरक्षित की गई थी, एसटी के लिए 33 और महिला 15 को शामिल थे। आगे हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की जो बैठक हुई, इस संविधान सभा के बैठक में के बाद वाचन हुआ, यानी कि रीडिंग हुई, रीडिंग पढ़ा गया। हम कह सकते हैं रीडिंग हुई, पढ़ा गया। तो पढ़ा गया, जब संविधान सभा को पढ़ा गया, संविधान सभा को पढ़ा गया तो इसमें जो रीडिंग हुई फिर से रिपीट किया गया संविधान पढ़ने के लिए। तो ये संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुई इसकी बात कहा जाता है। तो संविधान सभा में कुल मिलाकर के 3 वाचन हुए थे, जिसमें पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक के चला था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा समय तक के कौन सा वाचन चला। तो संविधान सभा का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक के चला था। यह सबसे बड़ा वाचन रहा। एक तीसरी वाचन की बात करें तो संविधान सभा का जो तीसरा वाचन हुआ था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था और संविधान सभा के द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। यानी कि संविधान जो पारित किया गया था वो इसी दिन की गई थी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसी समय संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जब संविधान लिखा गया था कंप्लीट उस दिन कितने सदस्य उपस्थित थे, और जितने सदस्य उपस्थित थे उस सभी ने हस्ताक्षर इस पर किया था। तो उपस्थित थे 284 और 284 सिग्नेचर किए थे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे,
कुल जो था संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 299 था। ये 299 में से बाबू 284 वहां उपस्थित थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, तो संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, जबकि कुल टोटल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या की चर्चा की जाए तो कितना होगा, 299 होगा। अब हम लोग बात करेंगे बाबू, वाचन हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे संविधान निर्माण प्रक्रिया चल रही है। भाई संविधान जब निर्माण हो रहा था उसकी प्रक्रिया चल रही थी कि संविधान लिखा जाएगा, संविधान लिखने में कितना समय लगा है जिसकी चर्चा की गई है। तो हम लोग बात करें संविधान लिखने की, बात करें प्रक्रिया की शुरुआत की बात करें तो देख लेते हैं इसको हम थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान जब लिखा गया था तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन समय लगा था। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि संविधान लिखने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा था। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि संविधान निर्माण में कुल रुपया कितना खर्चा हुआ था, तो जो रुपया खर्चा हुआ था 63,96,729 रुपया, इतना खर्चा हुआ था। लेकिन शॉर्टकट में अगर यदि या मोटा मोटी दे दिया जाए तो लगभग 64 लाख रुपया के आसपास में संविधान लिखने में खर्चा हुआ था। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चली थी, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक के बहस चला था। संविधान के निर्माण में कुल कितने बैठकें हुई, तो 12 बैठक हुई, और 12वां बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अब सवाल, एक क्वेश्चन और आता है यहां पर से, क्वेश्चन आता है बाबू कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था, तो किसके द्वारा, तो यह संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, क्योंकि भारत अभी तक के आजाद नहीं हुआ है, इसीलिए भारत जो गणतंत्र की हम बात करें तो भारत अभी तक के गणतंत्र नहीं हुआ था। यही कारण था कि जो भारत के जो राष्ट्रपति चुने गए थे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, भारत गणतंत्र नहीं हुआ था, इसीलिए संविधान सभा के द्वारा इन्हें पहली बार चुनी गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो बिहार के रहने वाले थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। अब बात करें कि इसी दिन राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही। अब एक क्वेश्चन और कि संविधान जो लिखा गया था वो मूल रूप से किस भाषा में था, तो मूल रूप से यह अंग्रेजी भाषा में था और बाद में इसे ट्रांसलेट करके हिंदी में किया गया और कई भाषाओं में अब तो हो चुका है। हम एक चीज और बात करें, संविधान सभा में बोलने वाले कोई प्रथम व्यक्ति था तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि संविधान जब निर्माण हो रहा था बाबू, तो संविधान निर्माण में खर्च इतना लगा, इतना दिन तक के बहस चला। संविधान जो लिखा गया, संविधान के लेखक कौन थे, संविधान की लेखक की बात की जाए तो इसका लेखक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा था। लेकिन यहां पर कई और क्वेश्चन आते हैं, जैसे संविधान के सुलेखक कौन था। सुलेखक मतलब हाथों से लिखने वाला, तो यह सुलेखक था जिसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था जो सुलेखक था, अपने हाथों से लिखा था।
अब क्वेश्चन एक और आता है कि संविधान संविधान जब लिखा गया था तो संविधान को चित्रों से किसने सजाया? संविधान को चित्रों से किसने सजाया था? तो ये नंदलाल बोस के द्वारा संविधान को चित्रों से सजाया गया। यानी कि जहां के तहां संविधान में जो से चित्र बना हुआ है, ये चित्र किसने दिया था या चित्र से किसने सजाया था? तो ये थे नंदलाल बोस। यूपी बोर्ड में, यूपी पुलिस में ये पूछा हुआ है, बिहार में भी ये पूछने के चांस हैं। और ये बिहार नहीं बल्कि भारत के जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वन डे वाला, उसमें पूछने के ज्यादा चांस है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन एक और आता है बाबू कि संविधान जो लिखा गया, इसके सुलेखक तो ये थे, चित्रों से ये सजाया, ऐसे लेखक माना जाता है, या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, तो ये जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को ही जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक BR अंबेडकर को ही माना जाता है। भारतीय संविधान की वजन की बात की जाए, संविधान की वजन जो कितना है, तो संविधान की वजन की बात करें, संविधान की जो वजन था वो लगभग 13 kg है। आज भी अपना जो संविधान है, आज भी जो अपना संविधान है वो सुरक्षित रखा हुआ है। एक चीज और कि इसमें कितने नींव घिसे थे जब संविधान लिखा गया था, यह भी क्वेश्चन पूछता है। 432 पेन की नींव घिसा था, घिसा। ठीक है, अब हम लोग संविधान के बारे में सब जान गए, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा में मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जबकि झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। मौलिक अधिकार के उप समिति कौन थे? तो ये JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जबकि संविधान सभा संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्र ध्वज संबंधी, तो उस भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। अब हम लोग प्रारूप समिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रारूप समिति की हम बात करें तो प्रारूप समिति जो इसकी रूपरेखा प्रारूप समिति की जो तैयार किया था, प्रारूप समिति की जो रूपरेखा तैयार किया था उसका क्या नाम था? तो प्रारूप समिति की रूपरेखा जो तैयार किया था उसका नाम था BN राव। BN राव के द्वारा प्रारूप समिति के रूपरेखा तैयार की गई थी। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा की जो गठन की गई थी, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, ये BBI है। प्रारूप समिति के रूपरेखा की तैयार किसने किया था? प्रारूप समिति के रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो BN राव ने किया था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को गठन हुआ था। अब क्वेश्चन और आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। एक और क्वेश्चन बाबू कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आप देख सकते हैं। पहला जो थे अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम था N गोपाल स्वामी अयंगर।
जबकि हम तीसरे की बात करें तो तीसरा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैयालाल मनिकलाल मुंशी, इसको शॉर्टकट में केएम मुंशी कहते हैं, पांचवा मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा थे एन माधवराव जो बीएल मित्र के स्थान पर बनाए गए थे, बीएल मित्र को हटा करके डीपी खेतान को बनाया गया था। डीपी खेतान 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्ण समाचारी को बना दिया गया था। डीपी खेतान की जगह पर 1948 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो टीटी कृष्ण समाचारी को बना दिया गया था। हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दो जगह से चुनाव लड़े थे। पहला जो चुनाव लड़े थे वो बंगाल से लड़े थे, जब देश की आजादी नहीं मिली थी देश में। उसके बाद देश की आजादी के बाद, देश के बंटवारा हो जाने के बाद, जब पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद से उन्होंने बॉम्बे से चुनाव लड़ा था। अब क्वेश्चन आता है कि भारत को कौन से योजना के तहत तोड़ करके दो भागों में विभाजित कर दिया, एक पाकिस्तान बन गया और दूसरा भारत बना। तो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 ईस्वी को देश का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 324 निश्चित किया गया, जिसमें 235 प्रांतों से और 89 देशी राज्यों से यानी देशी रियासत थे। इसी माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में बांट दिया गया था। भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में बांटा गया था। अब बात आता है बाबू कि 2 देश में क्यों नहीं, भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्य में बांटा गया था, क्योंकि अधिराज्य और देश में डिफरेंट अंतर बहुत होता है बाबू। तो अधिराज्य किसको कहते हैं और देश किसको कहते हैं, समझ लीजिए। जिस देश में अपना राष्ट्रीय गान, गीत, संविधान एवं संप्रभुता हो उसे देश कहा जाता है। जबकि जिसका अपना राष्ट्रीय गान नहीं हो, नहीं राष्ट्रीय गान हो, न राष्ट्रगीत हो और न ही अपना संविधान हो, ये संविधान भी नहीं हो, ना राष्ट्रगान हो, न गीत हो, न संविधान हो, और यह किसी के संप्रभुता हो। संप्रभुता का मतलब किसी के अंदर हो। जैसे भारत जब आजाद हुआ था तो इंग्लैंड ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों जब तक के वो अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक के भारतीय शासन अधिनियम 1935 के भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत वो चलेंगे, यानी कि इंग्लैंड के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार से चलेंगे। इसीलिए भारत और पाकिस्तान 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के तहत बंट तो गया, लेकिन दोनों देश नहीं कहलाए। दोनों क्या कहलाए? अधिराज्य कहलाए। और 2 अधिराज्यों में बंट गया भारत और पाकिस्तान। इसके बाद पाकिस्तान के कुछ इलाके कट गए, भारत के कुछ इलाके कट गए। इसमें कहा गया कि माउंटबेटन योजना के बाद अनुसार देश का जब बंटवारा हो जाता है बाबू, तो इसमें संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 324 निश्चित की गई। इसमें 235 कुछ था जो प्रांत यानी कि स्टेट से था, जबकि 89 कुछ था वो देशी रियासत था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि जब देश के बंटवारा हो जाने के बाद भारत के संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें 324 निश्चित की गई थी और इसमें 235 को था जो प्रांतों से था, जबकि देशी रियासत राजवाड़ा इलाका जो था वो 89 को था। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। भारत जब स्वतंत्र हुआ, अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कौन से योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में बांटा गया। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 ईस्वी को आया। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में बांट दिया गया।
भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य में बट गए। भारत कब आजाद हुआ और पाकिस्तान कब आजाद हुआ? पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, जबकि भारत की बात की जाए तो भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि पाकिस्तान के प्रथम पीएम जो थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो कौन था? लियाकत लियाकत अली खां थे। लियाकत अली खां था पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, लियाकत अली खां था। जबकि पाकिस्तान के लियाकत अली खां, जबकि भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यह भी क्वेश्चन पूछा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंट बेटन था। लॉर्ड माउंट बेटन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत के तो ये हुआ। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री तो ये लियाकत अली खां हुआ। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल की हम बात करें तो पाकिस्तान के प्रथम जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, जबकि प्रधानमंत्री लियाकत अली खां हुए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत कौन से योजना के तहत दो भागों में बंट गया था या दो अधिराज्यों में बंट गया था? तो माउंटबेटन योजना के तहत कब बटा था? तो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 ईस्वी को भारत पाकिस्तान को दो अधिराज्यों में बांट दिया गया था। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जबकि 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान आजाद हुआ। अब भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तो भारत ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है। अपने मंत्रिमंडल का जो विस्तार करता है तो अपना मंत्रिमंडल इसका कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन से विभाग के मंत्री थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे प्रधानमंत्री तो है ही थे, राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामलों एवं वैज्ञानिक शोध मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा राज्यों के मामलों के मंत्री थे। इसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री की भी भूमिका निभा रहे थे और उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री भी थे। उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा राज्यों के मामलों के मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद की हम बात करें तो ये थे शिक्षा मंत्री। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर ही भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। एक शिक्षा दिवस होती है, एक शिक्षक दिवस होती है। तो शिक्षा दिवस की हम बात करें तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। जबकि शिक्षक दिवस की हम बात करें तो शिक्षक दिवस सबको जानते हैं, शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। भारत में डॉक्टर जॉन मथाई कौन थे? तो ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पहला जो मंत्रिमंडल बना था जिसमें रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के कानून मंत्री या इसी को विधि मंत्री भी कहा जाता है, कानून मंत्री बनाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं जगजीवन राम की हम चर्चा करें तो जगजीवन राम ये श्रम मंत्री या मजदूर मंत्री थे?
वही सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर की बात की करें तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर कौन से विभाग के थी? तो स्वास्थ्य मंत्री थे। सीएच भाभा की बात करें तो सीएच भाभा जो थे वाणिज्य विभाग के मंत्री थे, वाणिज्य मंत्रालय के। रफी अहमद किदवई की बात करें तो ये संचार मंत्री थे, संचार मंत्री रवि अहमद किदवई थे। आर के सन्मुखम सेठी की बात करें तो आर के सन्मुखम जो सेठी थे वो वित्त मंत्री थे। भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सन्मुखम सेठी वर्तमान समय में निर्मला सीतारमन है, जो अनुच्छेद 112 के तहत केंद्रीय बजट पेश करते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश करते हैं, केंद्रीय बजट पेश करते हैं भारत के वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो ये उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो ये थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो ये कौन से पार्टी के संस्थापक थे? जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे। जनसंघ 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 पार्टी के संस्थापक थे कौन? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार एसएससी में कि रामविलास पासवान पहली बार किस पार्टी से विधायक बने थे? तो वो जनसंघ पार्टी से ही बने थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखें, बीएन गौडगिल जो थे वो कौन से मंत्रालय के थे या कौन से मंत्रालय के हेड थे? तो कार्य, खान एवं बंदरगाह, ऊर्जा मंत्री भी बीएन गौडगिल को बनाया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय झंडा की हम बात करें बाबू, तो भारत की राष्ट्रीय झंडा जो आता है वो है, भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, जिसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, जिसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को एक मिनट 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अब हम बात करें कि यह झंडा कितने पट्टियों से मिलकर के बना हुआ है? तो ये 3 पट्टियों से हमारा झंडा बना हुआ है। बात करें झंडा की तो झंडा हमारे 3 पट्टियों से मिलकर के बना हुआ है। एक बीच में क्या है? चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जबकि सबसे ऊपरी भाग जो है केसरिया रंग का है, केसरिया रंग का है। मध्य भाग सफेद रंग का है, जबकि सबसे निचली पट्टी हरा रंग का है, जो हरियाली का प्रतीक है। यहां पर क्वेश्चन पूछा है बाबू कि संविधान सॉरी यहां पर पूछा है कि भारत के जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है इसे किसके द्वारा अपनाया गया है? तो इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। पहला सवाल यही, संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था, क्योंकि इस समय भारत आजाद ही नहीं हुआ था। तो संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात आता है कि सबसे जो ऊपरी पट्टी है वो किस रंग का है? तो सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग का है। जो
शक्ति एवं धैर्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? शक्ति एवं धैर्य को दर्शाता है। जबकि झंडे के जो मध्य पट्टी है वो सफेद रंग का है, सफेद रंग का है। यह सफेद रंग का है जिसमें एक नीले रंग का चक्र है। चक्र कैसा है? इसमें जो चक्र है वो नीले रंग का है जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी यही पूछता है कि चक्र किसका प्रतीक है? चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है वो प्रगति का प्रतीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे जो झंडा में जो चक्र है ये चक्र किसका प्रतीक है? तो प्रगति का प्रतीक है। जबकि चक्र में कितने तीलियां हैं? तो चक्र में 24 तीलियां हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है बाबू कि सबसे निचले जो पट्टी है वो किस रंग का है? तो ये हरा रंग का है जो हरियाली का प्रतीक है। एक क्वेश्चन और है, संविधान सभा के द्वारा तो इसे अपनाया गया ही। अब क्वेश्चन पूछेगा कि झंडा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो झंडा का डिजाइन जो तैयार किया था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। एक और क्वेश्चन आएगा कि भारत की जो राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है? तो ये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा राष्ट्रीय झंडा का झंडा गीत है। जिसकी रचना किसने किया? यह भी क्वेश्चन पूछा है। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। भारत के राष्ट्रीय झंडा कौन है? तिरंगा है। भारत के राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का राष्ट्रीय गीत तिरंगा जो है। अब क्वेश्चन यहां पर से पूछेगा कि झंडा गीत कौन सी है? तो झंडा गीत कौन है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे। अब सवाल आता है कि झंडा की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात किस अनुपात में है? तो लंबाई हमेशा ज्यादा होता है जबकि चौड़ाई हमेशा कम होता है। तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो इसका रेशियो कैसे बनेगा? 3:2। क्वेश्चन उलट करके भी पूछा है कि झंडा के चौड़ाई एवं लंबाई का, तो चौड़ाई कहेगा तो उल्टी कर देंगे 2:3 कर देंगे, और लंबाई कहेगा तो लंबाई हमेशा बड़ा, चौड़ाई हमेशा छोटा। तो जिधर लंबाई रहेगा उधर साइड में 3 लिखेंगे, जिधर चौड़ाई रहेगा उधर साइड में 2 लिखेंगे। आम लोगों को झंडा फहराने की जो अनुमति मिली थी, ये वीवीआई क्वेश्चन है, कब मिला था? 26 जनवरी 2002 ईस्वी से आम लोगों को भी भारत के राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दी गई थी। इसका मतलब नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 2002 ईस्वी से पहले जब झंडा फहराया जाता था 26 जनवरी और 15 अगस्त को, तो वो सिर्फ सरकारी जो भवन थे उसी पे ही फहराया जाता था। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल वगैरह इस सब में फहराए जाते थे। कोई निजी यानी प्राइवेट सेक्टर में ये झंडा नहीं फहराया जाता था। लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री 26 जनवरी 2002 ईस्वी को कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उनके समय में ये बात कही गई कि नहीं, अब निजी लोग यानी कि प्राइवेट लोग भी या प्राइवेट कोई संस्था भी झंडा फहरा सकता है अपने जगह पर या अपने स्थान पर। 26 जनवरी 2002 ईस्वी से मिला हुआ है। आगे हम बात करें बाबू राष्ट्रगान की, हम चर्चा कर लें तो भारत की जो राष्ट्रगान है, भारत की जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन। भारत के राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन। जन गण मन के लेखक की हम बात करें तो जन गण मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि जन गण मन जो है वो कौन से पत्रिका से लिया गया? तत्बोधनी पत्रिका के भारत भाग विधाता शीर्ष से लिया गया है। भारत भाग विधाता शीर्ष से लिया गया है। अब क्वेश्चन आता है बाबू कि राष्ट्रगान को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा इसे अपनाया गया था। अब क्वेश्चन आता है बाबू कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान को प्रथम बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त ने किया था। 2-3 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय झंडा
प्रथम बार कब फहराया गया था? 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को। कौन से अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित बिशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में गाई गई थी। अब गाया कौन था यह भी क्वेश्चन पूछा है, तो सरला देवी एवं स्कूली बच्चों के द्वारा इसे पहली बार गाया गया था। सरला देवी जो रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी और स्कूली बच्चों के द्वारा गाया गया था। राष्ट्रगान की हम बात करें तो प्रथम बार राष्ट्रगान का जो प्रकाशन हुआ था वो 1912 ईस्वी में, यानी कि पहली बार पत्रिका में यह छपा था राष्ट्रगान। तो कब छपा था? 1912 ईस्वी में। राष्ट्रगान को इंग्लिश में, अंग्रेजी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से कब अनुवाद किया गया? तो 1919 ईस्वी में। किसके द्वारा अनुवाद किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। बात करें राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड समय लगता है। संक्षेप में राष्ट्रगान को गाई जाती है 20 सेकंड लगता है। राष्ट्रगान को गाने में संक्षेप में कितने सेकंड? 20 सेकंड समय लगता है। संक्षेप किसको कहते हैं? तो राष्ट्रगान की प्रथम लाइन और अंतिम लाइन को ही संक्षेप में, गाने की प्रक्रिया को ही राष्ट्रगान का संक्षेप कहते हैं। अब हम लोग राष्ट्रगीत की चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रगीत की हम चर्चा करें तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत है, भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अब हम लोग सब जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बात की जाए राष्ट्रगीत को, तो राष्ट्रगीत को भी किस दिन? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रगान का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसे कहां से लिया गया। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे राष्ट्रगीत गान को तत्बोधिनी पत्रिका से लिया गया, तो ये कौन से उपन्यास से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। तो वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ? 1882 ईस्वी में। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अब बात आती है राष्ट्रगीत को प्रथम बार कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था 1896 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? तो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाई गई थी। किसने गाया था? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया था, जबकि इसकी धुन बनाया था यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा। इसकी धुन बनाई गई थी। इसकी म्यूजिक जो बनाया गया था यदुनाथ भट्टाचार्य के द्वारा। गाया गया था किसके द्वारा? ओंकारनाथ ठाकुर के द्वारा, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। राष्ट्रगीत को गाने में जो समय लगता है वो कितना सेकंड लगता है? 65 सेकंड लगता है। 65 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। सॉरी, राष्ट्रगीत की बात हो रही है। तो राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकंड लगता है, जबकि राष्ट्रगान 52 सेकंड में। राष्ट्रगान संक्षेप में गाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत संक्षेप में नहीं गाया जाता है, फुल एकदम 65 सेकंड लगता है। राष्ट्रगीत को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। एक क्वेश्चन और आता है बाबू कि राष्ट्रगीत को तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था अरविंद घोष, तो उर्दू में किसने किया था? उर्दू में किया था आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इसे उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, राष्ट्रीय गीत को उर्दू में अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की चर्चा कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो भारत की जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? अशोक चक्र है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित था, वहीं से इसे लिया गया है। इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया था, अशोक चक्र।
अभी भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह में मूल कितने स्तंभ है? स्तंभ सिंह है। सिंहों की संख्या कितनी है? तो 4 है। सिंहों की संख्या 4 है, लेकिन इसमें दिखाई देता है सिर्फ 3, क्योंकि बैक वाला पीछे वाला फोटो खींचेगा तो नहीं आएगा, इसलिए 3 दिखाई देता है। पैसे पर भी लगा रहता है जो 3 ही रहता है, दिखाई देता है, जबकि है कितना? 4 है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। अब बात की जाए कि भारत की जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये देवनागरी लिपि में रियल में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में, और सत्यमेव जयते राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है हिंदी भाषा में, जो कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। अब क्वेश्चन एक और यहां पर आता है कि सत्य, ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? अर्थ सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? हमेशा सत्य का विजय, हमेशा सत्य का विजय, हमेशा सत्य का विजय होता है। तो यहां पर 2-3 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, वो कहां से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। उसका मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? हमेशा सत्य का विजय होता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सक्संबद्ध है, जिसे भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। ये भी क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो ये सक्संबद्ध है, जिसे भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को। राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार से प्रथम माह की हम बात करें तो चैत होता है, जबकि अंतिम माह की बात करें तो फागुन होता है। भारत राष्ट्रमंडल खेल का सदस्य किस वर्ष बना था? तो मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल का सदस्य बना था। स्वतंत्रता के समय राज्यों के निर्माण की हम चर्चा किए थे कि स्वतंत्रता के समय देशी रियासत की हम बात करें तो भारतीय अंग में बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को अहम भूमिका थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इस समय बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, लगभग 552 देशी रियासत था। 552 को जो भारत के अंग में मिलने से इनकार किया था, लेकिन इन सभी को मिलाने की जिम्मेवारी 2 व्यक्तियों के पास सौंप दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के द्वारा पर सौंपा गया कि आप इन्हें मिलाइए भारत के अंग में। तो समझाने के बाद 552 देशी रियासत में से 549 देशी रियासत समझाने के बाद मिल गए, लेकिन 3 ऐसा देशी रियासत था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो भारत के अंग में मिलने से इनकार कर दिया था। तो इसे फिर बाद में कई प्रकार से, मतलब कि अलग अलग तरीका अपनाकर इसे मिलाया गया। जैसे जूनागढ़ की बात की जाए, जूनागढ़ जो था वो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर जनमत संग्रह के आधार पर भारत के अंग में मिलाया गया जूनागढ़ को। बात आता है हैदराबाद को, तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा एक क्वेश्चन एक और पूछता है, कौन से ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत के अंग में मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन के तहत भारत के अंग में मिलाया गया था। जबकि बात करें हम जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के अंग में मिला लिया गया। क्वेश्चन पूछा है कि जम्मू कश्मीर का उस समय राजा कौन था? उसका नाम था हरि सिंह था, जो भारत के अंग में मिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन उन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के अंग में मिला लिया गया।
अब हम लोग बात करते हैं कि जो हरि सिंह था वो कौन से वंश का अंतिम शासक था। डोगरी वंश का अंतिम शासक ये था और इसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के अंग में मिला लिया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर क्लियर हुआ, यहां पर यह क्लियर हुआ कि भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस समय देशी रियासत की कुल संख्या जो थी 552 थे। इसमें 549 समझाने के बाद मिल गया था। 3 ऐसा देशी रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भारत के अंग में नहीं मिल रहा था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत के अंग में मिलाया गया, जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और पोलो ऑपरेशन के तहत इसे भारत के अंग में मिला लिया गया। जबकि बात की जाए जम्मू कश्मीर को तो इसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया। यहां के राजा हरि सिंह थे और यह डोगरी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अब हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका या इसी को प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही है, इसकी हम चर्चा करें तो इसमें क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार एवं व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद के द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। यह शॉर्टकट में और मूल चीजें लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लोग ये चीजें जानेंगे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना संविधान का आत्मा एवं दर्पण एवं कुंजी इसे कहा जाता है। और यह कहा गया किसके द्वारा? ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा कहा गया। ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा यह कहा गया। हम लोगों को इतना सारा चीजें में बुक में और बहुत सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन उतना नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर से मूल चीजें को हम लिखे हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे भी। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था, तो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें समाजवाद शब्द, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बीएड में, एग्जाम में पूछा हुआ था, बीएड के एग्जाम एंट्रेंस वाला में। क्या पूछा हुआ था कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो सिर्फ एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत समाजवाद शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यहां पर बात आती है बाबू, 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें परिवार नियोजन, शिक्षा, संवृत्ति सूची, बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया था इसी संविधान संशोधन के तहत, इसीलिए इसे लघु संविधान की दर्जा दिया गया है। हम भारत के लोग जो शब्द है यहां पर लिया हुआ, ये किस देश के संविधान से लिया गया बाबू? तो ये अमेरिका से लिया गया है। हम भारत के लोग जो शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भारत में सबसे शक्तिशाली जनता है। हम भारत के लोग जो शब्द है वो कहां से लिया गया? अमेरिका से, जिसका मतलब क्या होता है? भारत में सबसे शक्तिशाली जनता है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? देखिए, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है भारत एक देश है जो किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। इसका भी अपना राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय झंडा है। प्रभुत्व का मतलब होता है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि पूरी तरीका से यह स्वतंत्र, किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है, तो उसको प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। समाजवाद की बात करें तो वैसा देश जहां के समाज बराबरी पर आधारित हो तथा यहां किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होता है, उसे समाजवाद कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष की बात करें, वैसा देश जिस प्रकार कोई अपना धर्म नहीं हो और न ही किसी धर्म का समर्थन करता हो और न ही किसी धर्म का विरोध करता हो,
उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो किसी भी धर्म को खराब नहीं करता, गलत नहीं करता है और न ही किसी धर्म को सपोर्ट करता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग अच्छे से रहते हैं, इसीलिए भारत का जो धर्म है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष ऐसा देश जिसका कोई अपना जाति धर्म नहीं होता है, वो पंथ निरपेक्ष कहलाता है। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र बाबू दो प्रकार के होते हैं। जो डेमोक्रेसी शब्द से बना हुआ है, डेमोक्रेसी का हिंदी होता है लोकतंत्र, जिसका मतलब ही होता है जनता का शासन। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जनता का शासन होता है, जनता का शासन। अब हम लोग बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति एक थे अब्राहम लिंकन, जो लोकतंत्र को जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन बताया था। ये बताए थे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अमेरिका के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त किया था। लोकतंत्र का जन्म यूनान में हुआ। लोकतंत्र का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो फ्रांस में हुआ था। 1668 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद ब्रिटेन में लोकतंत्र का विकास हुआ। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? जिसमें जनता स्वयं शासन करती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा देश है स्विट्जरलैंड, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसका मतलब है कि और जितने सारे देश हैं वो सभी देश अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हैं। एक और बात करें, हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम बात करें तो जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हो, वह क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण पूरे विश्व का एकमात्र देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। गणतंत्र की हम बात करें तो गणतंत्र का जन्म भारत में ही हुआ था और भारत के बिहार में हुआ था, वैशाली में। भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है, यही ना। जबकि इंग्लैंड एक गणतंत्र व्यवस्था नहीं है, भारत एक गणतंत्र व्यवस्था है क्योंकि भारत की जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं, वो वंशानुगत नहीं है। जबकि इंग्लैंड का जो संविधान है लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र व्यवस्था वहां नहीं है क्योंकि वहां राष्ट्रपति के स्थान पर क्या होता है? राजा होता है जो वंशानुगत है। प्रस्तावना के बारे में कुछ मूल्य चीजें हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब प्रस्तावना जो है इसको न्यायालय में यानी कोर्ट में ले जाकर के इसको बदला जा सकता है? तो नहीं, न्यायालय में कभी भी इसे बदला नहीं जा सकता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कठोर एवं लचीला दोनों है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है। लिखित संविधान किस देश की अवधारणा है या किस देश की देन है? यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस देश की देन है, तो फ्रांस की देन है। सबसे पहले लिखने की शुरुआत किया था लिखने की शुरुआत की थी फ्रांस, लेकिन लिख दिया था अमेरिका। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि लिखित संविधान किस देश की देन है? देन है मतलब शुरू किसने किया था? तो फ्रांस ने शुरू किया था, भले अमेरिका ने लिखा था सबसे पहले संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की हम चर्चा करें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचा कोई है तो वो क्या है? संविधान। संविधान से ऊंचा ना तो जनता है और न ही कोई पार्टी होती है, न ही कोई सरकार होती है, न ही राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है,
भारतीय संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। VBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहां किया, तो कहीं भी इसका चर्चा नहीं है किया गया है। आज हम लोग भारत में कोची लिखा हुआ है कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, मतलब कि बहुत सारे स्टेटों का यूनियन है भारत, बहुत सारे स्टेटों का मिला हुआ एक स्वरूप है भारत, तो सही बात है। अगले हम लोग आगे जाकर के अब हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, हम लोग पार्ट 3 पॉलिटिक्स पार्ट 3 पढ़ेंगे प्रस्तावना के बाद वाले भाग में। लेकिन ये वाला जो आप एक वीडियो देखिए, इसमें लगातार कंटिन्यू देख करके आप इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर का भी, जो आप लोग को बना दिया जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन, जो आने वाले समय में आप लोग के लिए सही होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।